Let's start with the new chapter SDG and ESG assurance. So let's start with the basics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स में क्या है, तो पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है. तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट स्ट्राइव्स टू मीट नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. Strives to meet the needs of developing countries developing countries seeking to achieve more sustainable world, seeking to achieve more sustainable world, seeking to achieve more sustainable world. So क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मींस स्ट्राइविंग टू मीट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सीकिंग टू अचीव मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड. Now, sustainable development addresses needs of present moment without compromising current and future generations to meet their own sustainable. मतलब sustainable development क्या करता है कि present generations की needs तो पूरी करता है, present needs तो पूरी करता है, but without compromising needs of future generations. So this is what is known as sustainable development. Sustainable development क्या है? So sustainable development means striving to meet the needs of developing countries who is seeking to achieve more sustainable world. And sustainable development means uh, addressing the needs of present moment without compromising the future generations, without compromising the needs of future generations. Now there are 17 goals that are stated. We do not need to read and remember all the 17 goals, but we will just do 5 to 6. So that is, first is no poverty, second is zero hunger. These are very basic. So no poverty, zero hunger, good health and well-being. एकदम basic point है. Good health and well-being. फिर ले लेते हैं लाइफ बिलो वाटर, मतलब उन लोगों की जरूरत को अपन करते हैं लाइफ बिलो वाटर. फिर लाइफ ऑन लैंड. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन सबको ध्यान रखना पड़ता है. सो लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड. फिर है फिर आ जाता है जेंडर इक्वालिटी. तो ये 5-6 पॉइंट अपन याद कर लेते हैं तो एकदम अगर एग्जाम में पूछा गया तो अपने को इजी हो जाए. तो कौन से 6 पॉइंट है? 17 गोल्स में से अपन ने 6 कर दिए. तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, जेंडर इक्वालिटी. तो ये 17 में से 6 अपन ने खत्म कर दिए. नाउ नाउ देर इज आंसर कॉल्ड एज थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स क्या है? ई एस जी, अपना जो चैप्टर है वही, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस. तो ये 3 पॉइंट ही है अपने, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. सो पहले इन्वायरमेंट क्या, एनवायरमेंट के अंदर के पॉइंट, मतलब ये अपन को कोड कर देना है. बट अब अंदर के पॉइंट क्या है? एनवायरमेंट नीड्स फॉर कॉर्पोरेट की क्लाइमेट पॉलिसीज जो है वो. फिर फिर है एनर्जी यूज, जो भी एनर्जी यूज अपन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब जो अपन नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन करते हैं वो सब. तो वो सब चीजें इसमें आ जाती है एनवायरमेंट में. और सोशल में क्या होता है? इट एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कौन कौन? रिलेशनशिप बिटवीन दो पार्टीज. द एंटिटी हैज एन रेपुटेशन इट फॉस्टर्स विद पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस. रिलेशनशिप विद पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स रेपुटेशन. तो ये अपना हो गया सोशल का पॉइंट. और गवर्नेंस का पॉइंट क्या है? इट इज इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंटिटी अडॉप्ट्स टू गवर्न इटसेल्फ, मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कंप्लाई विद लॉ. मतलब जो इंटरनल प्रोसीजर्स है तो वो अपने गवर्नेंस में आ जाते हैं. सो ईएसडी में ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. एनवायरमेंटल में कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसी, एनवायरमेंटल यूजेज, नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, वो सब आ जाता है. सोशल में रिलेशनशिप एंड रेपुटेशन, दैट इज फॉस्टरिंग बिटवीन पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस. एंड द इंटरनल जी में इंटरनल प्रोसीजर्स आ जाती है ना. सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या है? सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन इट्स इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल. रिपोर्टिंग पब्लिकली on its economic and
सोशल इम्पैक्ट्स, तो वो है अपने सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। अब इसमें क्या करना होता है, सो इट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स info information that provides अबाउट द परफॉर्मेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, अबाउट देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस जो आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाने के लिए होती है, वो अपनी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की रिपोर्ट होती है आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो हो गया अपना इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज नोन एज सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। अब इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है? सो बेनिफिट्स क्या क्या होता है? बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स एकदम ईजी है, कुछ है नहीं, टाइम पास ही है। अ, तीन का तीन तरीके से होते हैं। एक तो स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट होता है, एक एंटिटी खुद को होता है, एंटिटी को खुद को होता है, और लास्ट में है बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए। तो स्टेक होल्डर्स को क्या फायदा होता है? तो स्टेक होल्डर्स इट कैन हेल्प स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो स्टेक होल्डर्स को इसके बेसिस पे डिसीजन लेने में हेल्प होती है। फिर एंटिटी को वो कैसे हेल्प करता है? एंटिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन एंड इन्वेस्टर, मतलब एंटिटी को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में मदद करती है, और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करती है। एंड बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब जो बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब बी टू बी क्लाइंट्स है, अपना बी टू बी क्लाइंट्स है, उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में अपने को ये बहुत ज्यादा काम लगता है। एसडीजी एंड ईएसजी रिपोर्टिंग, तो स्टेक बेनिफिट क्या क्या है सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का? स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस पता चलता है। एंटिटी को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन करने में मदद होती है। बिजनेस कंटिन्यू बी टू बी रिलेशनशिप होता है, एंड इन्वेस्टर बी टू बी रिलेशनशिप में मदद करती है, एंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में उनको हेल्प हो जाती है। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। नाउ ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिपोर्टिंग, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है? सो ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिपोर्टिंग, तो इसमें तीन टाइप के हैं। सो फर्स्ट इज ग्लोबल ट्रेंड्स में तीन है। फर्स्ट इज जीआरआई, सेकंड इज सीडीपी, एंड थर्ड इज आईआईआरसी। थर्ड इज आईआईआरसी, जीआरआई, सीडीपी एंड आईआईआरसी। जीआरआई में क्या है? मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क। इसमें क्या क्या देखते हैं? इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। तो ये तीन चीजें देखते हैं जीआरआई में। सीडीपी में क्या देखते हैं? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, फिर वाटर सिक्योरिटी, फिर फॉरेस्ट सिक्योरिटी, एंड सेकंड है लास्ट है सप्लाई चेन। तो ये तीन चीजें अपन सीडीपी में देखते हैं। सीडीपी क्या है? सो जीआरआई इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इट इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। और सीडीपी क्या है? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। तो ये हो गया अपना सीडीपी। और आईआरसी का क्या फंक्शन है? और मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू देना, फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर गवर्नेंस स्ट्रक्चर फिर बिजनेस मॉडल बताना, एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को रखना, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये तीन अपनी ग्लोबल ट्रेंड्स है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स तीन कौन कौन से है? जीआरआई, सीडीपी एंड आईआरसी। जीआरआई क्या है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट एंड रिस्क एंड। आईआईआरसी है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये आईआईआरसी है। तो जीआरआई तीन चीजें देखता है, सीडीपी में चार चीजें आ जाती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अपन देखते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स। तो तीन तीन पॉइंट है ग्लोबल ट्रेंड्स के, जीआरआई, सीडीपी एंड आईआईआरसी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है सिक्स सीज ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सिक्स सीज ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इसमें पॉइंट है, अपन पहले याद कर देते हैं। सो इसका पॉइंट है मैन्युफैक्चर्ड फील्ड्स, मैन्युफैक्चर्ड, FHINS, मैन्युफैक्चर्ड फिन्स। अब मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चर कैपिटल, एफ से फाइनेंशियल कैपिटल, एच से ह्यूमन कैपिटल, आई से इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एन से नेचुरल कैपिटल, एस से एस से सोशल कैपिटल। सो इट इज मैन्युफैक्चर्ड फिन्स।
मैन्युफैक्चर, फाइनेंशियल, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल, नेचुरल एंड सोशल। अब मैन्युफैक्चर कैपिटल में क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं। सीन एज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स, मतलब जो भी इक्विपमेंट एंड टूल्स अपने होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं एंड अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग, मतलब जो भी बिल्डिंग्स है, फिर बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो सब अपना मैन्युफैक्चर कैपिटल में आ जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल में क्या है, पूल ऑफ फंड्स, पूल ऑफ फंड्स, इसमें क्या क्या आता है, डेट इक्विटी जो भी है, डेट इक्विटी, ये सब चीजें आ जाती है, डेट एंड इक्विटी। फिर ऑप्टेन थ्रू डेट इक्विटी जनरेटेड थ्रू ऑपरेशंस, ये हो गया अपना फाइनेंशियल कैपिटल। नाउ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में क्या है, पीपल स्किल एंड एक्सपीरियंस, मतलब अपन ह्यूमन कैपिटल में बोलते हैं लोगों को, बट इसमें लोगों की बात नहीं है, बट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है एंड इंक्लूडिंग देयर अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस एंड एथिकल वैल्यूज, जो भी उनकी एथिक्स है, एथिकल वैल्यूज। फिर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी एंड लॉयल्टीज एंड मोटिवेशन, जो भी उनका लॉयल्टीज एंड मोटिवेशन है वो सब अपना ह्यूमन कैपिटल में आ जाता है, लॉयल्टीज, मोटिवेशन, फिर वो सब आ जाता है। अब इंटेलेक्चुअल कैपिटल में क्या है, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल क्या, फ्यूचर अर्निंग potential is the intellectual capital for an organization. Future earning potential is a intellectual capital. फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी पोटेंशियल इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरल कैपिटल मतलब क्या है, लैंड, वाटर, जो भी अपने नेचुरली मिलता है, दैट इज इनपुट फॉर अवर गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज नोन एज नेचुरल कैपिटल। एंड सोशल में, सोशल कैपिटल में आ जाता है institutions and relationship within each community, stakeholders and other network, includes common values and behaviors, key relationship, trust and loyalty। मतलब ना कस्टमर के साथ क्या क्या है, तो इसमें क्या है, institutions and relationship, institutions and relationship within each community stakeholders and other networks, and it includes, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, common values, common values and behaviors, फिर की रिलेशनशिप, ट्रस्ट रॉयल्टी, कस्टमर का अपने अपने साथ ट्रस्ट कितना है, रॉयल्टी कितना है, तो वो सब पॉइंट इसमें आ जाते हैं। एंड द लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट, सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट, तो वो चीजें इसमें आ जाती है सोशल कैपिटल में। तो 6 C's क्या है, 6 C's मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल कैपिटल। मैन्युफैक्चर में इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर अपना इक्विपमेंट्स है, वो सब आ जाती है। फिर फाइनेंशियल कैपिटल में पूल ऑफ फंड्स होता है, इसमें इक्विटी, डेट और जो भी ओन फंड से अपने अगर बिजनेस में लगा रहा है पैसे तो वो सब आ जाता है। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आती है, और इसमें एथिकल वैल्यूज, लॉयल्टीज एंड मोटिवेशन चेक की जाती है एक एम्प्लॉय की। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इट डिफाइंस द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, R&D है, इनोवेशन है, R&D, इनोवेशन, पेटेंट्स, वो सब इंटेलेक्चुअल कैपिटल आ जाता है। पेटेंट्स वो सब इंटेलेक्चुअल में आ जाता है। नेचुरल कैपिटल में लैंड, वाटर, दैट इज यूज्ड एज इनपुट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और सोशल कैपिटल में institutions and relationship within which includes common values and behaviors, trust and loyalty, social license to operate, तो वो सब चीजें इसमें आ जाती है। So that was it, manufactured fins 6 C's of integrated reporting। Now we will go to BRSR reporting, BRSR report। So business responsibility and sustainability report, तो ये applicable किसको है, 1000 लिस्टेड कंपनी, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज जो भी है उसको मैंडेटरीली ही फर्निश करना पड़ता है, मैंडेटरीली फर्निश करना पड़ता है BRSR, बिजनेस रिपोर्टिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये उनको फर्निश करना पड़ता है कि इनको 1000 लिस्टेड कंपनीज मैंडेटरी करना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो 3 पार्ट में डिवाइड है, A, B एंड C, 3 पार्ट है इसके। तो पहले पार्ट में जनरल डिस्क्लोजर्स आ जाता है, जनरल डिस्क्लोजर्स आ जाता है। फिर सेकंड पार्ट में मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर्स आ जाता है। एंड थर्ड में प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स आ जाता है। तो ये तीन टाइप के अपने हो जाते हैं, जनरल डिस्क्लोजर्स, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड डिस्क्लोजर्स, तो वो 3 टाइप का आ जाता है। तो जनरल डिस्क्लोजर में क्या 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 हो जाता है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, प्रोडक्ट एंड सर्विस जो भी है, अपना बिजनेस का ओवरव्यू क्या है, वो सब इसमें देखा जाता है। फिर
सेकंड पॉलिसी, सेकंड मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड डिस्क्लोजर्स में आता है पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, और गवर्नेंस लीडरशिप एंड ओवरसाइट। गवर्नेंस लीडरशिप मतलब जो भी गवर्नेंस के लिए अपने स्टेप्स लेते हैं वो सब आ जाता है, गवर्नेंस लीडरशिप एंड ओवरसाइट। एंड लास्ट में है सी, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। तो इसमें दो टाइप के हैं, एसेंशियल इंडिकेटर्स और लीडरशिप इंडिकेटर्स। तो एसेंशियल इंडिकेटर्स में क्या क्या आ जाता है, ये मैंडेटरी है और ये ऑप्शनल हो जाते हैं, मैंडेटरी एंड दिस इज ऑप्शनल। तो अब मैंडेटरी में इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड डेटा, इंक्लूड्स प्रोग्राम्स एंड एडिशनल डेटा। तो तीन अपने बी आर एस आर पे अगर शॉर्ट नोट आई तो इतना लिखना पड़ता है। तो 1000 लिस्टेड कंपनीज पे मैंडेटरी अप्लाई होता है। इसमें क्वेश्चन और होता है, उसमें ए बी सी टाइप के पार्ट्स के, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जनरल डिस्क्लोजर अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओवरव्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, सीएसआर एक्टिविटी, जो भी अपने एकदम ओवरव्यू जनरल डिस्क्लोजर था। फिर मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड डिस्क्लोजर्स, तो पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड गवर्नेंस लीडरशिप एंड ओवरसाइट वो उसमें लिखनी पड़ती है। एंड प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर में एसेंशियल, मैंडेटरी या लीडरशिप इंडिकेटर्स है वो ऑप्शनल है ना। ये अब इसके बाद आएंगे 9 प्रिंसिपल्स। 9 प्रिंसिपल्स अपन को बी ए जो ये अपना BRSR रिपोर्ट है, 9 प्रिंसिपल्स को अपने BRSR रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। और वो दिया गया था NGRBC, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। तो इसके ऊपर इसने दिया था ये 9 प्रिंसिपल्स जो BRSR रिपोर्टिंग में इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो इसकी पहले अपन एक एक सब प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल 1 क्या है? प्रिंसिपल 1 इज एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। तो अब एथिक्स में क्या है? तो पहले तो एंटिटी शुड डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर देयर ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड वर्क एरियाज, ensuring दैट एथिक्स इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो एथिक्स के लिए क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ जिससे एथिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो देखा जाए, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो वो चेक किया जाए। फिर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पॉलिसी शुड बी मेड अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराओ, जो भी इंफॉर्मेशन है स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल करवाओ। इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स मोर केयर हैज टू बी टेकन फॉर ट्रांसपेरेंट। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट्स है तो उसका तो खास ध्यान रखो कि आप डिस्क्लोज कर रहे हो उसका तो खास ध्यान रखो। और अकाउंटेबिलिटी में एंटिटी शुड प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड टू आउटसाइड एंटिटीज दैट वायोलेट 9 प्रिंसिपल्स। दिस इंक्लूड्स द सप्लायर्स। मतलब अगर कोई दूसरी एंटिटी अगर नहीं कर रही है तो उसको अकाउंटेबिलिटी, अपनी एंटिटी की अकाउंटेबिलिटी है कि वो उसको भी अपन ऐसा बोले कि 9 प्रिंसिपल्स तो भी फॉलो कर। तो ये पहला प्रिंसिपल है, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें पहले तो एथिक्स के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओ जिसमें एथिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो बोला जाए। ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर्स को सब डेटा अवेलेबल करो, अगर एडवर्स इफेक्ट हो तो स्पेसिफिकली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं वो देखो। एंड अकाउंटेबिलिटी, दूसरी एंटिटीज को भी बोलो कि भाई 9 प्रिंसिपल्स फॉलो करो, अपने अपने सप्लायर से, क्रेडिट क्लाइंट से, तो उनको बोलो। फिर सेकेंड है प्रिंसिपल नंबर 2 है सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज। तो सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, तो इसमें क्या है? एसेंस ऑफ कोर एलिमेंट्स व्हेन प्रोडक्ट इज डिजाइन, प्रोडक्शन मेथड्स हैव टू बी डिजाइन फॉर मिनिमल रिसोर्स यूसेज। तो सस्टेनेबल पे मिनिमल रिसोर्स यूज हो, उसका ध्यान रखने का, मिनिमल रिसोर्स यूज। फिर ये जो अपने सेफ है, तो सेफ के लिए क्या करने का कि एजुकेट करो लोगों को, एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स। और लास्ट में है ये जो गोल्स, अपना गोल्स क्या है? रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। तो उसको
प्रमोट करो ज्यादा से ज्यादा। सो सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड डेवलपमेंट, तो सेफ से एजुकेट कस्टमर कंज्यूमर, एजुकेट कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स। फिर मिनिमल रिसोर्स यूजेज, सस्टेनेबल से आ जाता है गोल्स, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस करने का अपना गोल होना चाहिए। शुड टेक मेजर्स दैट रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल वन, प्रिंसिपल टू, दैट। नाउ नाउ वी मूव टू प्रिंसिपल नंबर थ्री। प्रिंसिपल नंबर थ्री है प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। प्रमोटिंग वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो इसमें क्या क्या करने का? तो वेलबींग वेलबींग करने के लिए क्या क्या हो सकता है? तो पहले तो जो भी चाइल्ड लेबर, मतलब पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस दे दो, वर्क लाइफ बैलेंस। फिर है अपना टाइमली पेमेंट। एक वेलबींग को प्रमोट मतलब एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस और टाइमली पेमेंट, फिर ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर है पॉइंट चाइल्ड लेबर ना हो वो देखो, चाइल्ड लेबर नहीं है वो देख लो। फिर फ्री ऑफ हरेसमेंट है, अपना वर्क स्पेस फ्री ऑफ हरेसमेंट है। तो ये चार पांच चीजें अपन को ध्यान रखनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस, प्रमोटिंग वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, वर्क लाइफ बैलेंस, टाइमली पेमेंट, ट्रेनिंग दे रहा है, चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा है, अपने जो वर्क स्पेस है वो फ्री ऑफ हरेसमेंट होना चाहिए। तो दिस वॉज प्रिंसिपल नंबर थ्री। नाउ प्रिंसिपल नंबर फोर क्या है? प्रिंसिपल नंबर फोर, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो अपन को इसमें क्या ध्यान रखना है? एंटिटीज हाउ टू बी ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेट विद स्टेकहोल्डर, मतलब स्टेक होल्डर से रिस्पॉन्सिवनेस में पॉइंट है कि कम्युनिकेट करते रहो, कम्युनिकेट जो भी चीज है वो कम्युनिकेट करते रहो। और स्टेक होल्डर्स को क्या है कि स्टेक होल्डर्स को फेयरली शेयर बेनिफिट, मतलब फेयरली जो भी अपने बेनिफिट्स है उनको भी शेयर करे, फेयरली शेयर द बेनिफिट्स टू द स्टेक होल्डर्स। तो पॉइंट क्या, एंटिटीज हैव टू अंडरस्टैंड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स अबाउट द impacts of their operations, and entities should fairly share benefits to their stakeholders in an equitable manner. So respect for stakeholders interest and responsiveness। तो ये चार अपन के प्रिंसिपल्स हो गए। नाउ वी विल मूव टू द फिफ्थ वन, प्रिंसिपल नंबर फाइव। तो इसमें भी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट किसकी करनी है? रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। जो भी ह्यूमन राइट्स है उसको अपन रिस्पेक्ट और प्रमोट करें, वो चीज इसमें देखनी है। तो इसमें क्या क्या देखनी है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर इंटीग्रेट ह्यूमन राइट्स। पहले तो अंडरस्टैंडिंग ले लो जो भी ह्यूमन राइट्स है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर जो भी ह्यूमन राइट्स है उसको इंटीग्रेट करो अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इंटीग्रेट विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ अवर फॉर्म। एंड लास्ट है कि रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल रिलेवेंट। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट जो भी है, रिस्पेक्ट करो अपने जो भी स्टेक होल्डर्स की ह्यूमन राइट्स है, जितने भी है, एम्प्लॉयज है, क्लाइंट्स है, उनको मतलब एम्प्लॉयज को ऐसे घर की तरह काम नहीं करवाना। तो प्रिंसिपल फाइव, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स को इंटीग्रेट करो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, एंड रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। एंड प्रिंसिपल सिक्स इज प्रोटेक्शन एंड restoration ऑफ environment, प्रोटेक्शन एंड restoration ऑफ एनवायरमेंट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है कि एंटिटी शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू असेस एंड रेक्टिफाई इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इम्पैक्ट एनवायरमेंट। फिर मेक यूज ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये तो बच्चों वाला है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। फिर है कि मेजर द परफॉर्मेंस, कि अपने एनवायरनमेंट को कितना खराब कर रहा है तो वो मेजर करो। फिर है कि जो भी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपन क्या एक्शन ले लें, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट विच एक्शन आर टेकन, विच एक्शंस आर टेकन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो वो सब देख लो। तो एकदम इजी है। प्रिंसिपल सिक्स, प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर टू इम्पैक्ट एनवायरमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो नेचुरल रिसोर्सेज का, मेजर द परफॉर्मेंस एंड क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपन क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं वो देख लो। प्रिंसिपल सिक्स अपना कंप्लीट हो गया। नाउ प्रिंसिपल सेवन, प्रिंसिपल नंबर सेवन। तो इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलर एंड रेगुलेटरी पॉलिसी।
तो इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल 7, तो ट्रेड ग्रुप्स एंड इंडस्ट्री चैम्बर्स जिसमें भी अपन पार्ट ले रहे हैं, ट्रेड यूनियंस और चेम्बर्स में अगर पार्ट ले रहा है, तो उनको भी बोलो कि भाई तुम भी ये 9 प्रिंसिपल्स फॉलो करो, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करो, तुम भी क्लाइमेट का थोड़ा ध्यान रखो। तो उनको बताओ ट्रेड्स एंड यूनियंस में इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। एंड एट प्रिंसिपल नंबर 8, क्या है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या पॉइंट है कि प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो इसमें बोल रहा है कि एंटिटी शुड हैव सिस्टम्स इन प्लेस टू आइडेंटिफाई इम्पैक्ट्स ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन पीपल, मतलब जो भी इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है वो पीपल पे कैसे हो रहा है, वो उसको सिस्टम, उसके सिस्टम बनाओ। फिर जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है उसका रिपोर्ट बनाओ, एडवर्स इम्पैक्ट्स, ट्रैक एडवर्स इम्पैक्ट्स। फिर सीएसआर एक्टिविटीज है, वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को मिल रही है कि नहीं वो देख लो, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को मिल रही है कि नहीं वो देख लो। एंड एनडीए शुड इंश्योर दैट अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो प्रॉपर हो रही है ना, कि किसी के मतलब किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है ना। सो डिस्प्लेसमेंट और रीलोकेशन ऑफ कम्युनिटीज डज नॉट हैपन अदरवाइज प्रोवाइडिंग फेयर कंपेंसेशन टू अफेक्टेड पीपल, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट और रीलोकेशन हो रही है तो उन लोगों को प्रॉपर पैसे मिल रहे हैं ना, तो उसकी उसकी उसके ऊपर अपन को जो भी है प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। उस पे 4 पॉइंट है कि अपना जो जो भी अपन कर रहा है काम समाज के लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर उसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या है उसको ट्रैक करो। फिर अगर सीएसआर कर रहा है तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए कर रहा है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट और रिलोकेशन हो रहा है तो उसको जो भी फेयरली कंपेंसेशन देना है वो मिल रहा है कि नहीं। तो इट वॉज प्रिंसिपल नंबर 8। नाउ वी गो टू द प्रिंसिपल नंबर 9। प्रिंसिपल नंबर 9 क्या है, प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, प्रोवाइड वैल्यू टू consumers in a responsible manner, in a responsible manner। तो इसमें क्या पॉइंट है, तो एंटिटी शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब जो भी अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है अपने बिजनेस के थ्रू, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जो भी अगर एडवर्स इम्पैक्ट है उसको, एडवर्स इम्पैक्ट को प्रॉपरली डिस्क्लोज कर लो, एडवर्स इम्पैक्ट को प्रॉपरली डिस्क्लोज वो कर दो। फिर मतलब जो भी अपने अगर प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है उसके सेफ वेस्ट, मतलब अगर कोई बच्चे के लिए वो प्रोडक्ट नहीं बना तो उस पर क्लियरली देखो कि सेफ, इसको बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। सो सेफ वेस्ट सो दैट प्रोडक्ट डज नॉट गेट मिस यूटिलाइज। और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दो। So this was the 9 principles. The ninth one was provide value to consumers in a responsible manner. Provide value to consumers in a responsible manner. So this were the 9 principles of sustainable reporting. तो पहला पॉइंट है ethics, transparency and accountability. Second है safe and sustainable goals and ethics, transparency and accountability, safe and sustainable goals and services. Third principle is promoting well-being of all employees, respect for stakeholders, interest and responsiveness. फिर principle fifth है respect and promote human rights, respect and promote human rights। फिर सिक्स पॉइंट है प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। सेवंथ है इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। एट है प्रिंसिप प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। एंड प्रिंसिपल 9 है प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो ये 9 पॉइंट्स को याद करने की एक मेमोरी टेक्निक है कि इसको एक सेंटेंस के थ्रू ही याद करना पड़ता है। तो एथिक्स को सेफली प्रमोट करो, जिससे आपको 2 बार रिस्पेक्ट 2 बार मिले, और जिससे रिस्पेक्ट मिले और एनवायरनमेंट के प्रति आप काम करना शुरू करो, और इससे लोग इन्फ्लुएंस होके प्रमोट करें टू कंज्यूमर्स। तो ये 9 पॉइंट है। सो एथिक्स, एथिक्स को सेफली प्रमोट करो जिससे आपको 2 बार रिस्पेक्ट मिले, जिससे रिस्पेक्ट मिले और आप एनवायरनमेंट के लिए काम करना शुरू कर दो, और इससे आप इन्फ्लुएंस करो और लोगों को प्रमोट करो और कंज्यूमर्स को भी बोलो कि आप भी करो। तो दिस वाज द 9 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज ethics, transparency, and accountability.
Principle two, safe and sustainable goals and services, or sustainable goals, safe and sustainable goals. Third is promoting well-being of all employees. Fourth is respect for stakeholders, interest and responsiveness. Fifth is respect and promote human rights. Sixth is protection and restoration of environment. Seventh is influence on public and regulatory policy. Eighth is promote inclusive growth and equitable development. And principle nine is provide value to the consumers in a responsible manner. So this were the 9 points of principles of BR. This was one of the most important answers of this chapter, and it is easy. कुछ है नहीं. Now we will move to the methodology to provide assurance on BRSR. Methodology. Methodology for BRSR. तो पहले तो प्रिलिमिनरी रिव्यू कर लो. प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ ESG रिपोर्ट, फिर ऑन साइट असाइनमेंट. ऑन साइट जो भी है उसका असेसमेंट कर लो. ऑन साइट असेसमेंट. फिर है इश्यूएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट. फिर पॉइंट आएगा रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशंस जो भी है वो दे दो. ऑन द फाइंडिंग्स, फिर सबमिशन ऑफ द फाइंडिंग्स. और लास्ट पॉइंट है प्रिपरेशन एंड फाइनल रिजल्ट्स का, मतलब फाइनल रिपोर्ट बना दो. तो फाइनल रिपोर्ट, तो ये एक एकदम इजी आंसर है. मेथोडोलॉजी क्या करनी है? मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड अश्योरेंस में ऑन BRSR. तो पहले तो प्रिलिमिनरी रिव्यू कर दो ESG रिपोर्ट का, फिर ऑन साइट जाके असेसमेंट करो कि जो भी रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं. इश्यूएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट जो भी है, एंड रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन ले लो. इश्यूएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट एंड असेसमेंट स्टेटमेंट. रिव्यू ऑफ रिस्पॉन्सेज जो भी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट ने दिए वो देख लो. एंड फाइनली सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स. सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ एन ऑन साइट असेसमेंट और डॉक्यूमेंट रिव्यू का, ऑन साइट असेसमेंट और डॉक्यूमेंट्स का, एंड लास्ट में फाइनल रिपोर्ट क्लियर करके दे दो. सो दिस वाज द मेथोडोलॉजी के अश्योरेंस कैसे दिया जाना चाहिए इन केस ऑफ ESG रिपोर्ट एज पर BRSR. नाउ द लास्ट आंसर इज रोल ऑफ ऑडिटर. द रोल ऑफ ऑडिटर लास्ट आंसर है अपना. रोल ऑफ ऑडिटर, तो रोल ऑफ ऑडिटर क्या है? तो पहले तो role of auditor is to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. तो पहला तो यही ऑब्जेक्टिव है अपना, हर बार का वही जो होता है. तो रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये हो गया. फिर सेकंड, ऐसे 315 के अनुसार अपन को अंडरस्टैंडिंग लेनी है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के भी. क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की भी अंडरस्टैंडिंग अपन को लेनी है. क्लाइमेट रिस्क की भी अपन को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. तो रोल ऑफ ऑडिटर ये हो गया. फिर इसके बाद आता है कि स्टेक होल्डर को क्या चाहिए. कि स्टेक होल्डर को चाहिए, स्टेक होल्डर वांट्स दैट क्लाइमेट रिलेटेड जो भी रिस्क है वो उसको पता चले. सो stakeholders are seeking information from auditors report about how climate related risk were addressed in audit. मतलब जो भी ये climate related risk है उसको ऑडिट में अपन ने कैसे टैकल किया एज ऑडिटर, उनको स्टेक होल्डर्स को चाहिए वो देखने के लिए. फिर ऐसे 706 में EOM पैराग्राफ में ये चीज बता देना है कि सो ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अ की मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन टू यूजर्स अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड. इन एडिशन टू ऑडिट ओपिनियन, इट प्रोवाइड्स information about auditors responsibility. In some circumstances it may warrant inclusion of EOM paragraph to draw attention to disclosures that are ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू यूजर्स. मतलब अगर ऑडिटर को लगे कि ये जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जो एकदम इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको EOM मेटा पैराग्राफ में इंक्लूड कर देना चाहिए. और फिर ऐसे 720 के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन मिली है
वो एक बार चेक कर लेने कि वो इज इट कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल, इज इट कंसिस्टेंट, जो भी इंफॉर्मेशन मिली इज इट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चार या पांच ही पॉइंट है। तो रीजनेबल रोल ऑफ ऑडिटर क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस देना है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे 315 के अनुसार क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को अंडरस्टैंड करना है। तो स्टेक होल्डर को क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के अनुसार उन लोगों को चाहिए कि अपने ऑडिट रिपोर्ट में सब चीजें आ जाए। फिर एस 706 के अनुसार ईओए मेटा पैराग्राफ में इंक्लूड कर दो। और एस 720 में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो जो भी इंफॉर्मेशन वो अपने क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के अनुसार दे रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं, वो देख लेनी होती है। So this was the whole chapter, SDG and ESG reporting, SDG and ESG assurance.